हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं हिमानी और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, एमसीक्यूज की सीरीज में अगला पार्ट लेकर आई हूं, पार्ट 18। ये पार्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसके ये कंप्लीट वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी और वो क्वेश्चन को आपको करेक्ट आंसर करना है कमेंट में। और जिसका भी कमेंट सही होगा, जिसका भी आंसर करेक्ट होगा, मैं अपनी कमिंग वीडियो मतलब नेक्स्ट वीडियो में अम, उसके नाम को अनाउंस करूंगी और करेक्ट आंसर भी साथ के साथ बताऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो एक छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ। मैंने ग्रेजुएशन की है फ्रॉम आर के कॉलेज ऑफ नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग मैंने कंप्लीट करी है वहां से। उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन किया है, जो एसकी से यानी हैदराबाद से किया है। और मैं कंप्लीटली 13 ईयर्स हो गए हैं मुझे अभी जॉब में, जो एम्स दिल्ली में मैं काम कर रही हूँ। और अभी भी एम्स दिल्ली में ही मेरी जॉब कंटिन्यूड है। तो चलिए शुरू करते हैं टोटल 30 क्वेश्चंस के साथ, जिसमें 29 का मैं आंसर आपको एक्सप्लेन करूंगी और एक क्वेश्चन आपके लिए रहेगा फॉर द फ्यूचर, मतलब वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 1, रेट ऑफ चेस्ट कंप्रेशन इन वन पर्सन सीपीआर। तो वन पर्सन जब सिंगल पर्सन सीपीआर करता है तो रेट क्या होना चाहिए, मतलब पर मिनट में कितने कंप्रेशन होने चाहिए चेस्ट के। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं 150 टू 170, बी इज 100 टू 120, सी इज 60 टू 70 एंड डी इज 80 टू 100। तो करेक्ट आंसर है 100 टू 120 पर मिनट। तो जब सिंगल पर्सन सीपीआर देता है तो हमें 30:2 की रेशो में देना है और 100 टू 120 कंप्रेशन पर मिनट की रेट से देने हैं। तो जब 30 कंप्रेशन पूरे हो जाएंगे हमें 2 वेंटिलेशन देने हैं। उसके बाद अगेन 30 कंप्रेशन करने हैं, 2 वेंटिलेशन देने हैं। ये प्रोसेस हमें कंप्लीट करनी है जब तक 100 से 120 तक हमारे कंप्रेशन नहीं पूरे हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कैरोटिड पल्स शुड बी चेक्ड फॉर। कैरोटिड पल्स हमें कितने सेकंड्स तक चेक करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 1, A is 15 to 20 seconds, B is less than 5 seconds, C is 5 to 10 seconds and D is 10 to 15 seconds। तो करेक्ट आंसर है 5 to 10 seconds। जब हम कैरोटिड पल्स चेक करते हैं तो हमें काउंट करना है 5 to 10 सेकेंड्स तक, और जितना भी पल्स रेट आता है उसको हमें मल्टीप्लाई कर देना है 6 से। तो 60 सेकेंड्स तक की पल्स आ जाएगी, मतलब 1 मिनट की। तो ये तरीका होता है कैरोटिड पल्स चेक करने का। और कैरोटिड पल्स लोकेट कैसे करते हैं, हमें सबसे पहले विंड पाइप यानी ट्रैकिया को लोकेट करना होता है। उसके बाद इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को उसके साइड में जो है साइड में करते हुए हमें साइड की मसल्स के ऊपर से जाते हुए हमें एक साइड में टच करके देखना है। अगर दोनों साइड में टच करेंगे तो जो है पेशेंट को डिजीनेस या गिडीनेस हो सकती है। तो ऐसा नहीं करना है, सिंगल साइड में हमें कैरोटिड पल्स को चेक करना है। Question number 3, chest compression in an unresponsive victim will be started. Option number A, after giving 2 breaths to victim. B is after making an emergency call to ambulance service. C is after checking carotid pulse of the victim and find the pulse is absent. And D is as soon as you find an unresponsive victim. तो यहाँ पे भी ऑप्शन सी करेक्ट है, आफ्टर चेकिंग कैरोटिड पल्स ऑफ द विक्टिम एंड फाइंड द पल्स इज एब्सेंट। सबसे पहले हमें देखना है कि ए यानी एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन है कि नहीं। और अगर हमें कैरोटिड पल्स नहीं मिलती है और वी फाइंड द पल्स इज एब्सेंट, तो हमें चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक फॉर एयरवे, देन ब्रीदिंग एंड देन सर्कुलेशन यानी कैरोटिड पल्स। क्वेश्चन नंबर 4, सीपीआर स्टैंड्स फॉर। फ्रेंड्स, बिल्कुल बहुत इजी आंसर वो है, लेकिन कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं और ऐसे क्वेश्चंस को भी हम गलत कर सकते हैं, क्योंकि हम नॉर्मल लाइफ में सीपीआर सीपीआर ही पढ़ते हैं, बट इसकी फुल फॉर्म हार्डली भी से। तो इसकी फुल फॉर्म हमें बिल्कुल याद होनी चाहिए। ऑप्शंस दिए हुए कार्डियो पल्मोनरी रिवाइवल, क्योंकि ऑप्शंस ना काफी सिमिलर हो जाते हैं तो कभी कभी कंफ्यूजन भी हो जाती है। B is cardiopulmonary resuscitation, C is cardiopulmonary recycle and D is cardiopulmonary recovery। तो करेक्ट आंसर है B, cardiopulmonary resuscitation। Question number 5, blood vessel that extends and break and branches out from an artery and leads to capillaries is।
ऑप्शंस दिए हुए मैन्यूल, कैपिलरी, आर्टेरियोल एंड साइनस। तो ऐसे ब्लड वेसल्स जो एक्सटेंड होते हैं और ब्रांच हो जाते हैं फ्रॉम एन आर्टरी, मतलब आर्टरी की ब्रांच की तरह होते हैं और वो कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे ब्लड वेसल्स को क्या कहते हैं? आर्टेरियोल्स। ठीक है, और कैपिलरीज के बाद वो वेन की तरफ चले जाते हैं, मतलब कैपिलरीज में क्या होता है, ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का एक्सचेंज होता है, और वो वेन मतलब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है वो वेन की तरफ चला जाता है। Question number 6. The factors that interfere correct function of pulse oximeter include all except, यहाँ पे except use किया गया है तो be careful. क्वेश्चन का ऑप्शन दिए हुए हैं, ए इज कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, बी इज हाइपरटेंशन, सी इज पल्स वॉल्यूम एंड डी इज वासो कंस्ट्रिक्शन। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, हाइपरटेंशन। केवल हाइपरटेंशन यहाँ पे ऑप्शन है जिसमें पल्स ऑक्सीमीटर का फंक्शन इंटरफेयर नहीं होता है, अदरवाइज बाकी तीनों ऑप्शंस जो हैं उसमें जो पल्स ऑक्सीमीटर है वो गलत रीडिंग भी दे सकती है। अब एक एक करके तीनों को देख लेते हैं। ऑप्शन ए जो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग है उसमें क्या हो सकता है, हाई सेचुरेशन रीडिंग्स आ सकती हैं। ठीक है, हाई सेचुरेशन रीडिंग कैसे आएंगी? कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हीमोग्लोबिन के साथ अच्छे से कंबाइन हो जाता है जैसे ऑक्सीजन कंबाइन होता है, एंड मैं कहूंगी उससे बेटर कंबाइन हो जाता है, तो वो एक कंपाउंड बना देता है जिसको बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन एक ब्राइट रेड कलर का कंपाउंड होता है, और जो बंदा होता है जिसको कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो रखी होती है उसको वो कंप्लीट अपना सैचुरेशन जो है नहीं शो कर पाता है प्रॉपरली और फॉल्स रीडिंग आ जाती है, जिससे क्या होता है जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनको भी ट्रीटमेंट में वो भी मतलब दे कैन टेक इट रॉन्गली कि मतलब क्लाइंट का हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो अच्छा है, तो कभी कभी नहीं पता चलता है कि दिस इज ड्यू टू कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। ऑप्शन सी जो है पल्स वॉल्यूम, पल्स वॉल्यूम का मतलब है अगर पल्स अगर जब पल्सेटाइल होता है फ्लो तभी जो पल्स ऑक्सीमीटर है वो डिटेक्ट करता है ऑक्सीजन सैचुरेशन को, तो वो तभी काम करता है जब जो आर्टरीज और वेन्स होती है उसमें पल्सेटाइल फ्लो हो। तो पल्स अगर मान लो पेशेंट को हाइपोवोलेमिया है तो एकदम फीबल पल्स होगी, पेशेंट को एरिथमियाज है तो एकदम फीबल पल्स होगी, और वो जो पल्स है वो पल्सेटाइल नहीं होकर ऑक्सीजन सैचुरेशन नहीं दे पाएगा प्रॉपरली, जो पल्स ऑक्सीमीटर है। तो यहाँ पे भी जो पल्स ऑक्सीमीटर की रीडिंग्स हैं वो ऑल्टर हो सकती हैं, और हेल्थ केयर प्रोफेशनल पजल हो सकते हैं कि एग्जैक्टली रीडिंग्स क्या है। जो ऑप्शन डी है वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन कब होता है नॉर्मली? जब कोल्ड होता है पेशेंट को और जो जो पेरिफेरल हैंड्स हैं वो एकदम ठंडे हो जाते हैं पेशेंट के, तो भी वो करेक्ट रीडिंग नहीं दे पाता है, क्योंकि जो पेरिफेरल ब्लड है उसका फ्लो कम हो जाता है ड्यू टू वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन, और इससे वो पल्स ऑक्सीमीटर जो है वो प्रॉपर रीडिंग नहीं दे पाता है। आप लोगों ने भी देखा होगा जब आईसीयूज में हम पेशेंट की केयर करते हैं तो काफी टाइम जो बेड रिडन पेशेंट्स होते हैं और जो वेंटिलेटर पे पेशेंट होते हैं उनका जो हैंड्स है वो अगर ब्लैंकेट से बाहर है या एसी मतलब एसी का टेम्परेचर प्रॉपरली मेंटेन नहीं है आईसीयूज में, तो वो जो कोल्ड एंड क्लैमी स्किन हो जाती है एक्सट्रीमिटीज की, उसके कारण पल्स ऑक्सीमीटर से रीडिंग प्रॉपरली नहीं आती है। तो दीज आर द रीजंस कि पल्स ऑक्सीमीटर से कब रीडिंग नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। आफ्टर रिसीविंग अ पेशेंट फ्रॉम ओटी फॉलोइंग कार्डिक सर्जरी मोस्ट प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन इज, जब ओटी से रिसीव करेंगे आप पेशेंट को, कार्डिक सर्जरी के पेशेंट को, तो क्या नर्सिंग इंटरवेंशन होगी मोस्ट प्रायोरिटी की? A है connect the patient to cardiac monitor, B is ensure patient airway, C is check vital signs of the patient and D is start medication and IV। सबसे पहला काम जो एक नर्स को करना चाहिए while receiving a patient from OT कि उसके ABC कंप्लीट हैं कि नहीं प्रॉपरली, पेशेंट को एयरवे
is proper, breathing is proper and circulation is proper. तो यहाँ पे सबसे पहले कंफर्म करना है नर्स को, ऑप्शन बी इज करेक्ट, एंश्योर पेटेंट एयरवे। तो एयरवे जो है पेटेंट होना चाहिए पेशेंट का, तभी उसको आगे की कार्रवाई करनी चाहिए कि कार्डियक मॉनिटर अटैच करना है, देन वाइटल साइंस चेक करने हैं, आईवी फ्लूइड्स लगाने हैं, ये सब बाद की बातें हैं। सबसे पहले पेशेंट का एबीसी कंप्लीट होना चाहिए। Question number 8. The priority nursing intervention for a patient during the immediate post-operative period is. Options are observing for hemorrhage, B is maintaining a patent airway, C is recording the intake and output, and D is checking the vital signs after every 15 minutes. तो यहाँ पे भी ऑप्शन बी करेक्ट है, मेंटेनिंग अ पेटेंट एयरवे। इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग इंटरवेंशन होती है मेंटेनिंग प्रॉपर एबीसी। तो ये हम रिकवरी रूम में ही कर लेते हैं। वी चेक द एयरवे, देन सर्कुलेशन, ब्रीदिंग, ये सारी चीजें हम चेक करते हैं जब भी हम पेशेंट रिसीव करते हैं फ्रॉम द ओटी डायरेक्टली। Question number 9. The nurse is administering oxygen to a client with chest pain who is restless. What is the method of oxygen administration that is least likely to increase apprehension in the client? ये जो क्वेश्चन है ये आरए के कॉलेज के एमएससी के एग्जाम में आ चुका है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में से। तो ऑप्शंस हैं नेजल कैनुला ए, बी इज कैथेटर, सी इज वेंचुरी मास्क एंड डी इज रीब्रीदर मास्क। और करेक्ट आंसर है यहाँ पे ए ऑप्शन, नेजल कैनुला। अगर पेशेंट को चेस्ट पेन है वैसे ही पेशेंट रेस्टलेस रहेगा, उसके बाद अगर हम रीब्रीदर या वेंचुरी मास्क उसको लगा देंगे तो वो और रेस्टलेस हो जाएगा और उसको लगेगा कि मुझे पता नहीं क्या हो गया है, एंजाइटी ज्यादा बढ़ जाएगी उसकी। तो जो बेस्ट वे है एक पेशेंट का जिससे ईटिंग, स्लीपिंग और कुछ भी जो एक्टिविटीज है पेशेंट की वो डिस्टर्ब नहीं होती है, वो है नेजल कैनुला। और नेजल कैनुला को जनरली हम स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई जब करना चाहते हैं तब लगाते हैं। तो अगर मैं पूछूं कि जो नेजल कैनुला है वो कितने परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन पेशेंट को देता है डायरेक्टली, तो यहाँ पे है FiO2 जिसको बोलते हैं। FiO2 होता है फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन। तो जो फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन है वो कितने परसेंटेज रहती है नेजल कैनुला में, तो 25 to 40% रहती है। जो इंस्पायर करता है ऑक्सीजन पेशेंट उसका 25 to 40% ऑक्सीजन रहती है उसमें नेजल कैनुला के थ्रू। और जो फ्लो रेट हम मेंटेन करते हैं, जो मिनिमम हमारा फ्लो रेट और मैक्सिमम हो सकता है वो है 2 to 6 लीटर्स। अगर 6 लीटर से ज्यादा करेंगे हम तो पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस होने की चांसेस ज्यादा होते हैं, जैसे नोज ब्लीडिंग, ड्राइनेस ऑफ द दिस थिंग नेजल म्यूकोजा, एंड और भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो हाई फ्लो ऑक्सीजन से होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10. इक्विपमेंट यूज्ड टू मेजर द ऑक्सीजन सैचुरेशन इज A is Billy blankets, B is pulse oximeter, C is ophthalmoscope and D is goniometer. तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, पल्स ऑक्सीमीटर। अच्छा, एक गोनियोमीटर क्या होता है? एनीबडी नोस इट? गोनियोमीटर, गोनियोमीटर होता है एक डी जैसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम एंगल मेजर कर सकते हैं। तो गोनियोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट आइदर मेजर्स एन एंगल और अलाउज एन ऑब्जेक्ट टू बी रोटेटेड टू ए प्रिसाइज एंगुलर पोजीशन। मतलब एक अगर हम ऑब्जेक्ट को किसी एंगल के थ्रू रोटेट करना है, अगर हमें कि मान लो 30 डिग्री रोटेट करना है किसी ऑब्जेक्ट को, तो हम गोनियोमीटर की सहायता से ये काम कर सकते हैं। तो दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग, हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है इसकी। ऑक्सीजन सैचुरेशन इज बहुत दूर है वो गोनियोमीटर से। 11th क्वेश्चन, द परसेंटेज एंड द फ्लो रेट ऑफ ऑक्सीजन इन रेड कलर वेंचुरी मास्क इज। जो रेड कलर वेंचुरी मास्क होता है उसमें ऑक्सीजन फ्लो रेट बताना है और परसेंटेज यानी FiO2 बतानी है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं 31% एंड 6 लीटर, 35% एंड 8 लीटर्स, 40% एंड 10 लीटर्स एंड 60% एंड 15 लीटर। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, 40% एंड 10 लीटर्स। अप टू 10 लीटर तक हम ऑक्सीजन दे सकते हैं वेंचुरी मास्क से। क्वेश्चन नंबर 12, कलर कोडिंग ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर इज। ऑप्शंस आर black, B is black with white shoulders, C is light blue and D is gray.
तो करेक्ट आंसर है बी, ब्लैक एंड व्हाइट शोल्डर्स। ये आपने अक्सर वार्ड्स में देखा होगा, अगर आपके वार्ड में प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स, वरना मैक्सिमम जगह पे सेंट्रल सप्लाई होती है गैसेस की। तो जो ऑक्सीजन सप्लाई होती है वो सिलेंडर जो कलर कोडिंग होती है वो ब्लैक विद व्हाइट शोल्डर्स होती है। क्वेश्चन नंबर 13, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद ऑक्सीजनेशन एक्सेप्ट, अगेन एक्सेप्ट आया है। ये सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं ऑक्सीजनेशन की, लेकिन एक जो है वो नहीं है। हम ऑप्शंस देख लेते हैं। PUD ऑरेंज, B इज पॉल बर्ट इफेक्ट, C इज लोरेन स्मिथ इफेक्ट एंड D इज रेटिनोपैथी ऑफ प्री मेच्योरिटी। तो यहाँ पे B, C एंड D जो ऑप्शंस हैं, दे आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ ऑक्सीजनेशन एक्सेप्ट PUD ऑरेंज। PUD ऑरेंज जो है एकदम ही अलग ही है, डिफरेंट है। इसमें क्या होता है, इसका एक्चुअल मीनिंग है ऑरेंज पील स्किन। तो ये एक फ्रेंच जार्गन है जिसका जो इंग्लिश मीनिंग है वो है ऑरेंज पील स्किन। जो स्किन होती है वो ऑरेंज पील जैसी हो जाती है। और ये कब होता है, किस कंडीशन में होता है? इट्स ए डिम्पल्ड और पिटेड अपीयरेंस सिमिलर टू द टेक्सचर ऑफ एन ऑरेंज पील, मतलब ऑरेंज पील जैसी हो जाती है। और ये नॉर्मली एसोसिएटेड विद ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स में होती है। जो स्पेसिफिकली इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर होते हैं उनकी स्किन में ये प्रॉब्लम होती है, और एडिमा और स्वेलिंग के साथ ये प्रॉब्लम आती है। इट इज ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन इन द लिम्फेटिक ड्रेनेज। जब लिम्फेटिक सिस्टम का ड्रेनेज प्रॉपर नहीं हो पाता है तो ऑरेंज POD ऑरेंज वाली मतलब कंडीशन एसोसिएट करती है। तो बाकी जो तीन ऑप्शंस है, पॉल बर्ट इफेक्ट, लॉरेंस स्मिथ इफेक्ट एंड रेटिनोपैथी ऑफ प्री मेच्योरिटी, उसको बता देती हूँ मैं। सबसे पहला जो है वो है ऑक्सीजन का, ये टॉक्सिसिटी हो जाती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, यानी CNS की टॉक्सिसिटी से जो कंडीशन आती है उसको बोलते हैं पॉल बर्ट इफेक्ट। सेकंड जो है जो पल्मोनरी सिस्टम होता है उसकी टॉक्सिसिटी होने से कंडीशन आती है लोरेन स्मिथ इफेक्ट। एंड जो लास्ट है ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी इन प्री मेच्योर इन्फेंट इज नोन एज रेटिनोपैथी ऑफ प्री मेच्योरिटी। तो मैंने चारों एक्सप्लेन कर दिए हैं आपको। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज द ऑक्सीजन थेरेपी हैज हाई रिस्क ऑफ कॉजिंग हाइपरकैप्निया? हाइपरकैप्निया क्या होता है, सबसे पहले तो ये बताना है। हाइपरकैप्निया होता है जब एबनॉर्मल हाई लेवल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो जाते हैं ब्लड में, तो उसको बोलते हैं हाइपरकैप्निया। तो इनमें से कौन सी कंडीशन है जिसमें अगर ऑक्सीजन थेरेपी हाई हम देते हैं तो हाई रिस्क होता है हाइपरकैप्निया का, कार्बन डाइऑक्साइड एकोमुलेट होने का बॉडी में? तो ए ऑप्शन है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज यानी COPD, बी है एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम यानी ARDS, सी इज एक्यूट एक्सर्बेशन ऑफ एस्थमा एंड डी इज कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। तो करेक्ट आंसर है COPD यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। तो अगर यहाँ पे COPD के पेशेंट को हम ऑक्सीजनेशन करेंगे यानी ऑक्सीजन थेरेपी देंगे तो क्या होता है, अब वो अंदर की जो कार्बन डाइऑक्साइड है पूरी तरीके से एक्सेल नहीं कर पाता है, और इससे जो है ना रिटेंशन हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की। और अगर हम ऊपर से और ऑक्सीजन देते रहेंगे पेशेंट को तो उसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगा। तो ये इसके कारण रेस्पिरेटरी फेलियर भी पेशेंट को हो सकता है, और हाइपरकैप्निया तो होता ही है, रेस्पिरेटरी फेलियर में भी पेशेंट जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, ऑक्सीजन थेरेपी इज रिकमेंडेड इन, किस में रिकमेंड की जाती है ऑक्सीजन थेरेपी? A is severe respiratory distress, B is acute myocardial infarction, C is severe trauma and D is all of the above। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव यानी ऑप्शन नंबर डी। सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में भी हम ऑक्सीजनेशन करते हैं, पेशेंट को ऑक्सीजन देते हैं। एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन में भी MI के केसेस में देते हैं। देन सीवियर ट्रॉमा में भी हमें ऑक्सीजन देना पड़ सकता है पेशेंट को, एंड तो इसीलिए ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन। Question number 16. What is the recommended flow rate of oxygen via nasal cannula?
तो अभी हमने पिछले स्लाइड्स में ही पढ़ा था कि अप टू 6 लीटर्स तक हम ऑक्सीजन दे सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन जो बी है इज द करेक्ट आंसर, 3 to 6 liters per minute। Question number 17, the dose of oxygen to be delivered through a nasal mask to a patient with chronic respiratory failure is। अगर जो पेशेंट है वो क्रोनिक कंडीशन में है, क्रोनिक रेस्पिरेटरी फेलियर में है, तो हमें लो लेवल ऑक्सीजन से ही स्टार्ट करना है। अगर हाई लेवल ऑक्सीजन देते हैं तो पेशेंट रेस्पिरेटरी फेलियर में भी जा सकता है और हाइपरकैप्निया भी डेवलप कर सकता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है, ऑप्शंस दिए हुए हैं 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर एंड 10 लीटर। तो करेक्ट आंसर है 2 liters per minute। क्वेश्चन नंबर 18, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एक्सपायर्ड एयर इज। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं 78.04%, बी इज 13.6% to 16%, सी इज 44 to 5.3% एंड लास्ट वन इज डी इज 1%। तो करेक्ट आंसर है 13.6% to 16%। तो आपको 16% जो है ऑक्सीजन हो सकती है एक्सपायर्ड एयर में। एक्सपायर्ड एयर की बात हो रही है, जो हम सांस लेते हैं उसको इंस्पायर्ड एयर बोलते हैं और जब सांस छोड़ते हैं उसको एक्सपायर्ड एयर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, द पर्पस ऑफ ह्यूमिडिफाइंग ऑक्सीजन ड्यूरिंग ऑक्सीजन थेरेपी इज दैट द ऑक्सीजन इज। ऑप्शंस आर ए हॉट एयर एंड इट मे बर्न ट्रैकिया, B is easily absorbed because humidification adds hydrogen ion to it, C is free of pathogens by high humidification, and D is a dry gas may thicken the mucosa। तो करेक्ट ऑप्शन डी, ए ड्राई गैस may thicken the mucosa। जो हम ह्यूमिडिफायर्स यूज करते हैं ऑक्सीजन में, उनका यही काम होता है कि जो ऑक्सीजन देते हैं पेशेंट को, अगर वो मतलब ऑक्सीजन जो होती है ड्राई होती है और ये जो म्यूकोसा को है इसको बढ़ा सकती है। जो हमारा म्यूकस आ रहा है, जो कफ के साथ म्यूकस आता है, उसको काफी बढ़ा देती है। तो इसीलिए उसको ह्यूमिडिफाई करके देते हैं ताकि पेशेंट को सूदनिंग इफेक्ट हो। क्वेश्चन नंबर 20, which of the following symptoms would the nurse assess to determine the oxygen status of patient with iron deficiency anemia? A is increased breathlessness but increased activity tolerance, B is increased breathlessness and decreased activity tolerance, C क्या है, decreased breathless and increased activity tolerance, and D is decreased breathlessness and decreased activity tolerance। तो दो चीजें उसको उल्टा सीधा करके लिखा हुआ है। हमें बताना क्या है, हमें ये बताना है कि सिम्टम्स बताने हमें बेसिकली कि जो ऑक्सीजन है पेशेंट के अंदर, एक पेशेंट है जिसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, तो उसको कैसा पता चल सकता है हमें ऑक्सीजन का स्टेटस क्या है पेशेंट के अंदर। तो क्या देखेंगे हम उसमें, ऑब्वियसली इंक्रीज्ड ब्रेथलेसनेस होगी पेशेंट को, और जो एक्टिविटी टॉलरेंस है वो डिक्रीज हो जाएगी। जो पर्सन होगा वो अपनी एक्टिविटी भी नहीं कर पाएगा, चल फिर नहीं पाएगा प्रॉपरली, सीढ़ियां चढ़ने में प्रॉब्लम होगी, देन जो थोड़ी सी भी हैवी एक्टिविटीज नहीं कर पाएगा, और अगर सिवियर डेफिशिएंसी है तो फिर वो अपना एडीएस जो डेली लिविंग एक्टिविटीज है वो भी परफॉर्म नहीं कर पाएगा। Question number 21, a prescribed amount of oxygen is required for a patient with chronic obstructive pulmonary disease to prevent। क्या प्रिवेंट करना चाहते हैं हम ऑक्सीजन दे के सीओपीडी के पेशेंट को? फर्स्ट इज इंक्रीज्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द आर्टेरियल ब्लड, यानी आर्टेरियल ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना चाहते हैं। बी है इनहिबिशन ऑफ द रेस्पिरेटरी हाइपोक्सिक स्टिमुलस, सी इज हाइपरवोलेमिया एंड डी इज रेस्पिरेटरी स्टिमुलेशन। तो हम ऑक्सीजन इसीलिए देते हैं पेशेंट को कि पेशेंट हाइपोक्सिया में ना चला जाए। अगर ज्यादा एकोमुलेशन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का तो क्या होगा, पेशेंट हाइपोक्सिया में चला जाएगा। ठीक है, तो उसको हम कंट्रोल करने के लिए मतलब ऐसा स्टार्ट ना हो जाए हाइपोक्सिक कंडीशन पेशेंट को, इसीलिए हम ऑक्सीजन को लो रेट में देते हैं सीओपीडी के पेशेंट को। Question number 22, objectives of the incentive spirometry includes all except, again except है यहाँ पे। स्पायरोमेट्री का क्या ऑब्जेक्टिव होता है? ऑप्शंस हैं, ए टू रिड्यूस
transpulmonary pressure. B is to increase inspiratory volumes. C is to maintain airway patency, and D to prevent atelectasis. फ्रेंड्स, एटेलेक्टेसिस जो होता है वो कोलैप्स होता है लंग्स का और ए पार्ट ऑफ लंग। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वो ऑप्शन ए इज करेक्ट, टू रिड्यूस ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर। जो इंसेंटिव स्पायरोमेट्री होती है, होप आप लोगों ने वार्ड में देखी होगी, पर जो स्पेशली पल्मोनरी के वार्ड होते हैं उसमें स्पायरोमेट्री पेशेंट को दिया जाता है करने के लिए एक्सरसाइज। तो वो क्यों कराते हैं पेशेंट को? इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर। जो लंग्स के एल्वियोलाई के बाहर और अंदर का प्रेशर होता है उसको, उस डिफरेंस को कम करने के लिए ये जो है स्पायरोमेट्री एक्सरसाइज की जाती है, ताकि प्रॉपरली जो है वेंटिलेशन हो जाए, लंग जो है प्रॉपरली इन्फ्लेट और जो है डिफ्लेट हो जाए। Question number 23. While measuring central venous pressure, CVP, the 0 point of manometer is adjusted to. Options are anterior axillary line, mid axillary line, posterior axillary line and shoulder level. तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस में से यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी मिड एक्सिलरी लाइन। तो 0 level of manometer adjusted to mid axillary line at the level of the patient atrium, right atrium, पेशेंट के राइट एट्रियम तक एडजस्ट किया जाता है 0 level मैनोमीटर का। Question number 23. While measuring, 24. While performing lumbar puncture in an adult, the needle is inserted between. Options हैं A L3 L4 और L5 L3 L4 L5. Then 2 and 1 and 2 and 2 and 3. C is 2 3 and 3 4 and D is 1 2 और 3 4. तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 3 to 4 और 4 to 5 हम जो है लंबर पंक्चर के लिए L3 L4 या L4 L5 के बीच में इंसर्ट कर सकते हैं नीडल को। Question number 25. Which of the following is an indication of bag valve mask ventilation? Options दिए हैं meconium stent delivery, B is diaphragmatic hernia, C is baby is apneic and heart rate less than 100 beats, and D is good respiratory efforts at the birth with heart rate 120 beats. तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ रहेगा C, baby is apneic with heart rate less than 100 beats. बाकी जो ऑप्शंस है मेकोनियम स्टेंट डिलीवरी एंड डायफ्रेगमेटिक हर्निया में बैक वॉल मास्क से वेंटिलेशन जो है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, और डी जो ऑप्शन है गुड रेस्पिरेटरी एफर्ट एट बर्थ विद हार्ट रेट 120, तो इसमें तो जरूरत ही नहीं है क्योंकि बेबी इज नॉर्मल, तो बैक वॉल मास्क की जरूरत ही नहीं पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 26. ऑल ऑफ द अबव प्रिकॉशंस आर true while recording oral temperature of a patient except. अगेन एक्सेप्ट है यहाँ पे, ओरल टेम्परेचर का क्वेश्चन है तो क्या एक्सेप्ट होगा, देखो ऑप्शन दिए हुए ए मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर शुड बी डन ऑन ए फिक्स्ड टाइम ऑफ द डे, बी इज इट इज मेजर्ड at least 3 minutes after keeping the thermometer sublingually with lips closed, C is not to record in patients who have recently smoked, and D is in the patients on oxygen inhalation. Stop the oxygenation before recording a oral temperature. तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। In patients on oxygen inhalation, stop the oxygenation before recording the oral temperature. बाकी जो तीन ऑप्शंस हैं दे आर करेक्ट प्रिकॉशंस फॉर ओरल टेम्परेचर फॉर ए पेशेंट। जो ऑप्शन है जैसे मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर शुड बी डन ऑन ए फिक्स टाइम, ऑफ कोर्स फिक्स टाइम पे होना चाहिए टेम्परेचर का मेजरमेंट। देन 3 मिनट्स तक हमें सबलिंगुअली जो है ओरल टेम्परेचर लेना है विद लिप्स क्लोज्ड। ये ओरल टेम्परेचर की बात हो रही है, आजकल जो है ओरल टेम्परेचर नहीं लिया जाता है, आजकल एक्सिलरी टेम्परेचर इज टेकन। देन सी ऑप्शन नॉट टू रिकॉर्ड इन पेशेंट हु हैव रिसेंटली स्मोक्ड, अगर पेशेंट ने अभी अभी स्मोक किया है तो हमें अवॉइड करना है ओरल टेम्परेचर।
लेकिन जो ऑप्शन डी है इम्पेशेंस ऑन ऑक्सीजनरेशन, हमें स्टॉप नहीं करना है ऑक्सीजन को फॉर टेकिंग टेम्परेचर। तो दिस इज ए मतलब which is not required for taking oral temperature. Question number 27. All of the following precautions are in the care of the patient with high fever. High fever में क्या क्या करना चाहिए? फिर से एक्सेप्ट है यहाँ पे। A है never leave a patient with high fever alone. B is rigor and convulsion may occur anytime. C. Administer antipyretic drugs, and D. Rapid cold sponging is not useful in patient not responding to antipyretics. तो यहाँ पे अगर एक्सेप्ट है तो यहाँ पे डी ऑप्शन इज द करेक्ट। Rapid cold sponging is not useful in patient responding to, ऐसा नहीं है, जो पेशेंट एंटीपायरेटिक से रिस्पॉन्ड करते हैं वो उनको कोल्ड स्पंज नहीं करना है, ये कोई रूल नहीं है। We can always do cold sponging in high fever, और एंटीपायरेटिक अगर दे भी रहे हैं तो भी हम कोल्ड स्पंजिंग कर सकते हैं। बाकी जो तीन ऑप्शंस हैं वो करेक्ट हैं। नेवर लीव ए पेशेंट विद हाई ग्रेड फीवर, क्योंकि पेशेंट के जो कभी भी कन्वर्जेंस आ सकते हैं और कभी भी राइगर आ सकता है, तो उसके लिए हमें पेशेंट को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना है। एडमिनिस्टर एंटीपायरेटिक ड्रग्स, एंटीपायरेटिक्स तो देने ही है व्हेन पेशेंट इज इन हाई ग्रेड फीवर। Question number 28. Patient has intravenous fluids infusing in the right arm. When taking a blood pressure on this patient, the nurse would, options are take the blood pressure on the left arm, B is take the blood pressure in the right arm, C is use the smallest possible cuff, and D is report inability to take the blood pressure. तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? पेशेंट को इंट्रावेनस फ्लूइड का इन्फ्यूजन हो रहा है राइट आर्म में। व्हेन टेकिंग ब्लड प्रेशर, नर्स को क्या ध्यान रखना है? तो हमें अगर राइट आर्म में हो रहा है तो हमें क्या करना है? टेक द ब्लड प्रेशर इन द लेफ्ट। अगर राइट आर्म में कैनुला है और इन्फ्यूजन जा रहा है तो हमें लेफ्ट आर्म में ब्लड प्रेशर को लेना है।